बोरिंग सेशन अटेंड करते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपने जो 1 घंटा निकाला है तो उसमें एटलीस्ट आपको 2-3 टॉकिंग पॉइंट मिले जो आपको हेल्प करे जब आप इंटरेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट से। तो यूजुअली मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, आई जस्ट गिव यू माय बैकग्राउंड। आई एम इन दिस इंडस्ट्री फ्रॉम लास्ट 15 ईयर्स नाउ। 15 साल हो गए मुझे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करते हुए। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद वाइटो कैपिटल एज पार्ट ऑफ प्रोडक्ट टीम, एंड बिफोर दैट आई वाज वर्किंग विद ICICI Prudential म्यूचुअल फंड फॉर अबाउट 12-13 ईयर्स एज हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रोडक्ट। तो वो मेरी ऐसी ऑब्जर्वेशन रही है कि कभी-कभी पूरी बुक हम पढ़ते हैं, पूरी बुक पढ़ने के बाद 200 पेजेस की बुक पढ़ने के बाद अगर अपने को एक लाइन भी मिल जाए काम की, तो फिर वो वसूल हो जाते हैं पैसे या वो जो टाइम हमने स्पेंड किया है। इसी तरह से पूरे सेशन में अगर अपने को एक भी काम की चीज़ मिल जाए, तो वसूल है वो 1 घंटा जो हमने लगाया है। अगर इस सेशन के बाद आपको 1-2 भी चीज़ें काम की नहीं मिली, तो फिर वो मेरे लिए फीडबैक है कि भई अपने को इम्प्रूव करना है कि अगर हम 1-2 चीज़ें भी काम की नहीं दे पा रही हैं। एक लास्ट आपको केवेट लगाता हूँ और एक डिस्क्लेमर डालता हूँ। देखिए, ये जो सेशन होते हैं जैसे मैंने बताया बहुत बोरिंग हो सकते हैं, और 40 मिनट का जो सेशन है वो 4 घंटे का भी लग सकता है। अब ऐसे में एक तरीका क्या होता है कि 40 मिनट का सेशन 40 मिनट का ही लगे, कि आपसे मैं बीच-बीच में कुछ-कुछ सवाल पूछता रहूँगा। तो और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप बीच-बीच में बस येस, नो टाइप करके बताते रहेंगे, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, और अपना कंटेंट आगे चलता रहेगा। तो आप बस इसी उम्मीद से कि बीच-बीच में आपसे सवाल पूछूँगा और आप हाँ, ना कुछ भी जो भी सही गलत होगा लिखते रहेंगे, तो मैं चलता हूँ। तो देखिए, आपका आज का जो अपना टॉपिक है, वो है हाउ टू लूज़ मनी। तो यूजुअली पीपल एक्सपेक्ट अस टू गिव व्यूज़ ऑन मार्केट आउटलुक, बट आई थिंक इट इज़ ओवरडन। इतने सारी वीडियोज़ हैं, इतने सारे माध्यम हैं आज की डेट में मार्केट आउटलुक लुक देखने के लिए, तो वी जस्ट थॉट कि लेट्स डिस्कस समथिंग एल्स, समथिंग कॉल्ड हाउ टू लूज़ मनी। एंड इस टॉपिक को जस्टिफाई करने के लिए अगले 10 मिनट के लिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूँ। और ये स्टोरी आप सुने होंगे तो आपको लगेगा यार बहुत लंबी स्टोरी है, उसका लेना-देना क्या है मेरी मार्केट के आज के टॉपिक से। बट जस्ट बी विद मी, ये 10 मिनट की जो स्टोरी है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट और पर्सपेक्टिव बनाने के लिए कि हम जो आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड आई थिंक एट लीस्ट फॉर मी इट हैज़ हेल्प्ड एज़ एन इन्वेस्टर ऑल्सो। 15 साल से मैं कैपिटल मार्केट में, इक्विटी मार्केट में निवेश कर रहा हूँ, एंड इट हैज़ हेल्प्ड मी अ लॉट। तो मेरा पहला सवाल आपसे ये है, एनीबॉडी हैज़ एनी गेस, ये जो आप फ़ोटो देख रहे हो उसका नाम क्या है? और कुछ भी सही गलत नहीं है, आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। एनीबॉडी हैज़ एनी गेस, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स। मैं वेट करता हूँ कि कोई भी अगर एनीबॉडी हैज़ एनी गेस, तो आप नहीं भी लिख सकते। अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं आंसर पता, तो यू कैन राइट नो, ताकि मैं आगे चलता रहूँ। हाँ, तो समबडी हैज़ रिटन होडिनी, तो आदित्य हैज़ रिटन होडिनी। तो यस, हिज नेम इज़ होडिनी। यस, समबडी आल्सो हैज़ रिटन मैजिशियन। तो यस, इसका नाम था हैरी होडिनी। तो जो लोग नहीं जानते उनके लिए आज से कुछ सवा सौ साल पहले हैरी हुडिनी यूज्ड टू बी वन ऑफ द बिगेस्ट मैजिशियन एवर बोर्न इन वर्ल्ड। तो इसको माना जाता था कि इज द ग्रेटेस्ट मैजिशियन। तो इसकी ट्रिक क्या थी? एज यू कैन सी, ओके, आई नीड टू पुट एवरीबॉडी ऑन म्यूट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। या आई थिंक नाउ इट्स ओके। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि हैरी हुडिनी यूज्ड टू बी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन एवर बोर्न इन दिस वर्ल्ड। तो इसकी ट्रिक क्या थी? एज यू कैन सी, इसको ऐसे बांध दिया जाता था हथकड़ियों से, जंजीरों से, एंड इनफैक्ट इन वन ऑफ द ट्रिक इसको बॉक्स के अंदर डाल दिया जाता था सब कुछ लॉक करके। और इनफैक्ट इन वन ऑफ द ट्रिक इसको सबको बांध दिया करते थे, इसको फिर बॉक्स के अंदर डाल दिया करते थे और फिर बॉक्स को पानी के अंदर लटका देते थे। और जब 2-3-4 मिनट के बाद, जो भी एक रीजनेबल टाइम फ्रेम है जिसके अंदर एक कोई बंदा सांस रोक सकता है, जब 4-5 मिनट के बाद वो बॉक्स को पानी से वापस निकालते थे बाहर, तो उस बॉक्स को जब खोलते थे तो उसके अंदर हथकड़ियां तो होती थी जिससे हुडीनी को बांधा होता था, बट हुडीनी गायब होता था। तो इमेजिन करो, आज से सवा सौ साल पहले अगर आप ऐसा कोई ट्रिक देखोगे अपनी आंखों के सामने, तो इट वाज ट्रूली मैजिकल एक्सपीरियंस, एंड दैट्स व्हाई ही बिकम द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैजिशियन एवर। इसके ऊपर काफी सारी फिल्में बनी हैं, एंड ऑब्वियसली बच्चों में बहुत फेमस था। एक और जो ये ट्रिक दिखाता था, जो हमारे काम की बात है आज की डेट में, वो ये था कि वो स्टेज स्टेज पे आ जाता था। तो मान लो स्टेज के सामने 150-200 लोगों की ऑडियंस बैठी है, एंड ही यूज्ड टू आस्क पीपल कि जो भी आप में सबसे तगड़ा बंदा है, जो भी पहलवान है, कम ऑन स्टेज एंड हिट मी इन माय स्टमक। कि मतलब स्टेज पे आओ, जो भी तगड़ा बंदा है, एंड हिट मी इन माय स्टमक। एंड एज यू कैन सी, ऐसा ऐसा थोड़ी नहीं, कोई ऐसा नहीं 6 फीट टॉल बंदा है, तो आप देखोगे बहुत ही छोटे कद का बंदा है। तो लेकिन थ्रू आउट इज करियर, मेनी अ टाइम, कोई 6 फुट का लंबा बंदा, तगड़ा पहलवान बंदा स्टेज पे आता था और उसको मुक्का मारता था पेट के अंदर। और आप सोच सकते हो, क्योंकि ये इतना फेमस था, इसके ऊपर मूवीज बनती थी, तो जो जितने भी फेलो मैजिशियंस थे इसके उस समय के, उस दौर के, वो सब इससे बहुत जेलस फील करते थे।
तो वो क्या करते थे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर तो आउट था कि ओडिनी स्टेज पे आएगा और बोलेगा कि जो भी तगड़ा बंदा है आके मुझको हिट करो स्टमक के अंदर। तो जो फेलो मैजिशियंस थे वो क्या करते थे, जितने वो पहलवान लोगों को हायर करते थे और बोलते थे कि भाई जाके इनकी ऑडियंस में बैठ जाओ ओडिनी की, और जब ये बुलाए तो जाना और इसको पेट में मुक्का मार के आना जितनी जोर से हो सके उतनी। तो थ्रू आउट हिज करियर सैकड़ों बार लोग स्टेज पे आए और इसको पेट में फुल फोर्स से मुक्का मारा, बट कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक ऐसे ही शो के बाद ही वॉज सिटिंग बिहाइंड द कर्टन एंड एक छोटे सा बच्चा, क्योंकि बच्चे में बहुत फेमस था तो बच्चों को लगता था इसकी बॉडी स्टील की बनी है, तो एक छोटा सा बच्चा कैजुअल डिस्कशन के बीच में उसने इसके पेट पे मुक्का मारना शुरू किया एंड ही स्टार्टेड फीलिंग लॉट ऑफ पेन। In 12 hours or 24 hours, he has to be admitted in hospital and in 48 hours also later on he died. तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है, जो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो कि एक बंदा जिसको सैकड़ों बार पेट में इतने बड़े-बड़े पहलवान लोगों ने मुक्का मारा, उसको कुछ नहीं हुआ। एक छोटे से बच्चे ने 14 साल के 15 साल के बच्चे ने पेट में मुक्का मारा, इवेंचुअली दैट लेड टू हिज डेथ। ऐसा क्यों? सो आई विल टेक 5 सेकंड 10 सेकंड पॉज़ फॉर यू टू आंसर। अगर आपको चैट बॉक्स में लिखने में तकलीफ है तो आप अपना यू कैन रेज़ योर हैंड एंड आई विल अनम्यूट यू फॉर यू टू आंसर इट। बट क्वेश्चन इज़ कि ऐसा क्यों? छोटे से बच्चे ने मारा, मर गया, इतने सब लोग मारते थे, कुछ नहीं होता था, ऐसा क्यों? एनीबॉडी हैज़ एनी गेस? आई विल वेट फॉर अनदर 5 सेकंड। ओके, किसी का कोई गेस नहीं है? सो द आंसर इज़ ही वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड। व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉल पीपल, ओके, आई थिंक किसी ने आंसर लिखा है। हाँ, तो ही वाज़ नॉट प्रिपेयर्ड। तो हेमंत जी ने लिखा है दैट ही वाज़ नॉट रेडी, एंड दैट इज़ द करेक्ट आंसर। व्हेनेवर ही यूज्ड टू कॉल पीपल ऑन स्टेज, तो उसको पता था वो स्टेज पे लोगों को बुला रहा है, he will take a certain stance, okay, he will flex his muscles and he will ask people to hit them, and तो वो अपने आप को प्रिपेयर करता है जिसके लिए उसने प्रैक्टिस करी है। When he was sitting behind the curtain, he was sitting casually, he was not expecting कि वो जो छोटा सा बच्चा है जो उसकी पेंटिंग बना रहा था वो अचानक से उसको मुक्का मारने लगेगा, तो he was not prepared, तो उसने अपनी मसल्स फ्लेक्स नहीं कर रखी थी। सो यहीं से इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है जो आज के हमारे टॉपिक को जस्टिफाई करेगी कि एनीथिंग फॉर विच you can be prepared is not a risk. The basic characteristic of a risk is that it has to be uncertain. It has to be something nobody should be discussing about. If you can discuss something in length and breadth, it is not a risk. For example, actually जब सड़क क्रॉस करते हैं, सड़क क्रॉस करने में भी रिस्क है। ओके, तो जब हम सड़क क्रॉस करते हैं उसमें रिस्क है क्योंकि अपने को पता है उसमें रिस्क है। तो हम सड़क सड़क क्रॉस करते हुए लेट्स से राइट देख के क्रॉस करते हैं। ओके, इंडिया में लेफ्ट राइट दोनों तरफ देख के क्रॉस करते हैं। इंडिया में कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं, हमें दोनों तरफ देख के क्रॉस करनी पड़ती है। तो क्योंकि हमें पता है रिस्क है इसलिए हम दोनों तरफ देख के सड़क क्रॉस करते हैं। इसलिए बहुत ही रेयर कोई एक्सीडेंट होता है, बहुत कम एक्सीडेंट होते हैं, जबकि करोड़ों लोग दिन में सड़क क्रॉस करते हैं। तो एक चीज जो यहाँ से निकल के आई, जो कि हमारे पूरी पीपीटी का कंटेक्स्ट सेट करेगी कि रिस्क हैज टू बी अनसर्टेन। एनीथिंग वी कैन डिस्कस इन लेंथ एंड ब्रेड्थ, इट कैन क्रिएट वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, इट कैन नॉट क्रिएट 30-40% correction. For 30-40% correction in the market, you need something which nobody is discussing. So for example, today you see over the last couple of years, these are the things we are discussing. ओके, जैसे कुछ 2 साल पहले, 2.5 साल पहले, मतलब आई मीन 1.5 साल पहले हम बात कर रहे थे रशिया यूक्रेन वॉर की बात, फिर अभी रिसेंटली क्रूड ऑयल की बात, फिर हाई इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए हाई इंटरेस्ट रेट से क्या होगा कि रिसेशन आ जाएगी, फिर एफआईज ने पैसा निकालना शुरू किया, एफआई पैसा निकालेंगे तो रुपी डेप्रिसिएशन, ये सब नैरेटिव बनते हैं। जैसे आज की डेट में बात हो रही है कि भाई यूएस में रिसेशन हो जाएगा और इतना इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट यू नो, फॉर 30-40% फॉल, anything you can discuss cannot correct that 30-40% fall. It has to be uncertain. तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड आया मार्च 2020 में, so markets were down by 38% from its peak. क्यों? क्योंकि nobody was expecting such kind of thing. Nobody was discussing about it. आप सबको याद होगा और आप लिखिएगा चैट बॉक्स में yes or no अगर आपको भी याद है और मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, कि अप्रैल 2021 में, अप्रैल 2021 में कोविड के एक साल बाद आया था कोविड 2.0। और वो जो आया था कोविड 2.0, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली में ऐसा कोई घर नहीं था जो मैं याद कर पा रहा हूँ कि जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ना हो कोविड 2.0 से, कोई ना कोई आपका नियर एंड डियर वन सफर ना कर रहा हो फ्रेंड्स एंड फैमिली में। आई होप एज दिस वाज द केस एट योर लोकेशन आल्सो इन अप्रैल 2021 में।
आप यस और नो लिख सकते हो। अगर आपको याद होगा कि 2021 अप्रैल में ऐसा कोई घर नहीं था शायद जिसमें किसी ना किसी को प्रॉब्लम ना हुई हो कोविड 2.0 से, और कोई सफर ना कर रहा हो। इतनी चैलेंजेस थे, ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी। बट यू नो, इन मार्च 2020 markets were down by 38% from its peak. But in April 2021, जब इतना सब कुछ हो रहा था, markets were up. क्यों? क्योंकि this time we were prepared. इस टाइम अपने को पता था कि अगर ऐसा होता है तो क्या करना होता है। कि अगर ऐसा कोविड का वेव बढ़ती जाती तो घर पे बैठो, ओके, मास्क लगाओ, घर पे बैठो, सैनिटाइज करो, धीरे धीरे वैक्सीन लगाओ, धीरे धीरे कर्व नीचे आ जाएगा। इसलिए क्योंकि अभी पता था, तो सिवियरिटी बढ़ने के बाद भी मार्केट में करेक्शन नहीं आई। तो कहते हैं हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। तो एक्चुअली हिस्ट्री रिपीट नहीं करती, हिस्ट्री राइम करती है। जैसे ये बात सही है कि हर 10 साल में एक बार मार्केट 30 से 40% गिरती है, या उससे ज्यादा गिरती है। जैसे इस डेकेड में 2020 में, उसके पिछले डेकेड में 2008 में, उसके पिछले डेकेड में सन 2000 में, और उसके पिछले डेकेड में 1992 में। बट फिर ये तो रिपीट हो गया? नहीं, रिपीट नहीं हुआ, क्योंकि आपको साल नहीं पता किस साल गिरेगी, आपको रीजन नहीं पता। रीजन हर बार अलग होते हैं, रीजन सेम नहीं हो सकते। जैसे इस बार था कोविड, उसके पिछले बार था अपना ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, उससे पहले था टेक बबल, उससे पहले था हर्षद मेहता। हमेशा रीजन अलग होगा, रीजन सेम हो ही नहीं सकता। जैसे आज अगर दोबारा कोई लेमन ब्रदर क्राइसिस हो जाए, मार्केट विल नॉट फॉल बाय 50%, मे बी 5-10%। जैसे अभी क्रेडिट स्विस का कुछ तो इशू हुआ ना, बट क्या हुआ? नथिंग हैपेंड। बिकॉज अभी अपने को पता है जब ऐसा होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है और कैसे उसकी मॉडल ऑपरेंडी है ठीक करने का। तो रिस्क हैज टू बी अनसर्टेन। दूसरा, जब हम चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं उसकी मीनिंग खत्म हो जाता है। जैसे मैं आपको अभी कुछ एक डेटा दिखाता हूँ। नाउ लेट्स मूव टू सम डेटा पॉइंट्स। Now, just look at this slide and forget about any other data point, any other topic, any other valuation parameter. सब कुछ भूल जाओ. Just look at this slide. This slide says these are all those geopolitical tension events over the last 40 years, 40-50 years. जैसे आप देखोगे 9/11 हुआ, इराक वॉर हुआ, ये सब रिसेंट वाले हैं जो थोड़ा याद करने में आसानी होगा। एंड उसके 12 महीने के बाद व्हाट वाज द रिटर्न ऑफ S&P 500 इंडेक्स, जो कि यूएस का इंडेक्स है। तो आप देखोगे, अगर इफ यू लुक एट दिस स्लाइड ओनली इन आइसोलेशन एंड फॉरगेट अबाउट एनी अदर स्लाइड, तो आप एज एन इन्वेस्टर आपको लगेगा भाई वॉरी होती रहनी चाहिए, कहीं ना कहीं हर साल किसी ना किसी पार्ट में वॉरी होती रहनी चाहिए। बिकॉज वैसे तो यूजुअली तो S&P 500 जो कि यूएस का इंडेक्स है 6-7% रिटर्न देना चाहिए लॉन्ग टर्म में, बट जिस समय वॉर होती है उसके अगले साल में 20% ऑन एन एवरेज रिटर्न देता है। तो अगर आप सिर्फ इसी डेटा को देखोगे तो लगेगा वॉरी होती रहनी चाहिए। बाय द वे, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू। Secondly, people talk about interest rate. Again, let us look at this slide in isolation. Forget about any other thing. Just today also, there are a lot of concern about interest rates going up. But let's look at this slide in isolation. ये पिछले 20-22 साल का तो फेयरली लॉन्ग पीरियड डेटा है। इसमें जो ब्लू लाइन है वो है इंडिया का रेपो रेट, या जिसको आप बोल सकते हो इंटरेस्ट रेट्स। तो लेट मी रीड इट दिस चार्ट। तो आप देखिए सन 2001 से लेके 2003 तक, ओके, during this period, repo rate went down by 400 basis points or 4%, and markets were up by 23% CAGR. ओके, तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्ट रेट तो गिरना बहुत अच्छा है, तो ओके यही तो बोलते हैं हम, इंटरेस्ट रेट गिरता है तो बहुत अच्छा है। बट देन लुक एट दिस, फ्रॉम 2005 to 2007, interest rate went up by 175 basis point, and during that period, markets went up by 40%. तो इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना अच्छा है। कौन कहता है कम होना अच्छा है? कम होना तो अच्छा है, बट बढ़ना तो उससे भी अच्छा है। वो जब क्योंकि गिरता है तो 24 बनता है, बढ़ता है तो 40 बनता है। But then there is a period जब interest rate 125 basis point further बढ़े, but markets were down by 13%. But then there was a period जब interest rate बढ़े, market positive थी, and there is a period जब market interest rate नीचे गिरे, okay, between 2012 to 13, and markets went down by another 2%. Basically, basically, in isolation, you cannot say कि interest rate बढ़ना अच्छा है, खराब होना अच्छा, गिरना अच्छा है. It has to be in context of many things. What is happening around the world, what is happening in India, what is happening with macro, etc., 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 and what is happening with the valuation. That has to be seen in conjunction with all these things. In isolation, just looking at only one parameter of interest rate, you cannot make out whether markets are expensive or not. और फिर लोग बोलते हैं ना यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है ना, इंडिया का तो छोड़ो, क्योंकि यूएस इज वर्ल्ड इंजन, मतलब पूरा वर्ल्ड का 50% तो यूएस ही है, तो फिर आप यूएस में देखो ना, तो दीज आर ऑल दोस इंस्टांसेस जब यूएस में इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं।
फॉर एग्जांपल 1988 में 300 बेसिस पॉइंट, 1994 में 275 बेसिस पॉइंट, ऑन एन एवरेज 2% जब यूएस ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं। उसके अगले 12 महीने में यूजुअली इंडिया का जो रिटर्न रहा है डॉलर टर्म में, इट इज 20%। वो इंडिया, वो सेंसेक्स जो लॉन्ग पीरियड में 12-13% सीएजीआर से ग्रो करता है नॉमिनल जीडीपी के आसपास, जब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं यूएस में तो 20% से बढ़ता है। तो भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही रहने चाहिए। इफ यू लुक एट दिस स्लाइड इन आइसोलेशन तो आपको लगेगा भाई इंटरेस्ट रेट ही बढ़ते रहने चाहिए बिकॉज बढ़ना अच्छा है। बाकी ये भी ट्रू नहीं है बाय द वे। आज के युग में जो सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट है मैं देखता हूँ न्यूज चैनल्स के ऊपर, वो है क्रूड ऑयल के लेके, क्योंकि क्रूड ऑयल अभी $90 प्लस हो गया है और इंडिया पूरा डिपेंडेंट है। ऑलमोस्ट 80% ऑफ आर क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट भी इम्पोर्ट। तो जब क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते हैं तो बहुत लॉजिकल आर्ग्यूमेंट बनता है, वो बनता भी है कि क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ेंगे तो हमारा इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा, इम्पोर्ट बिल बढ़ेगा तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, महंगा क्रूड ऑयल लेके आएंगे तो पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हमें फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा क्योंकि गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हमारे फाइनेंसिस बिगड़ जाएंगे, जिसकी वजह से अगर गवर्नमेंट का बजट सब्सिडी देने में निकल जाएगा तो फिर ग्रोथ के ऊपर कैसे स्पेंडिंग होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कैसे स्पेंडिंग होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड हेंस अगर क्रूड ऑयल 90 पे चला जाएगा, 100 पे चला जाएगा तो बहुत दिक्कतें आएगी, जैसे दिक्कतें आई थी 2012-13 में। तो जिन लोगों को याद नहीं होगा मैं याद दिलाता हूँ, 2012-13 में 13 के आसपास ट्विन डेफिसिट बोल के प्रॉब्लम आई थी, जब इंडिया का फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया था, रुपी बहुत डेप्रिशिएट हो गया था, इन्फ्लेशन 10% से ऊपर हो गई थी और इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ाने पड़े थे इंडिया को। मार्केट भी ऑलमोस्ट 20% क्रैश हो गई थी फ्रॉम इट्स पीक। तो आज भी ऐसी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आज एक ऐसा नैरेटिव आता है। अब इस पूरे नैरेटिव में एक जो चीज ध्यान देने वाली है कि अगेन हमने अभी तक क्या बात करी, आइसोलेशन में चीजें देखना बहुत ही गलत है। अब आप देखिए, लेट्स लुक एट दिस सेकंड ग्राफ। जब 2013 में क्रूड ऑयल के प्राइस 100 प्लस हो गया था, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा जो इंपोर्ट बिल था बाय इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल जब हम इंपोर्ट करते तो हमको कितना डॉलर बाहर भेजना पड़ता था, वो था $164 बिलियन। बाय इंपोर्टिंग क्रूड ऑयल वी वर सेंडिंग $164 बिलियन आउटसाइड इंडिया। एंड बाय एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज, बिकॉज आपको पता है ना आईटी में इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। बाय एक्सपोर्टिंग आईटी सर्विसेज इनकम वाज $76 बिलियन। तो हमारे देश में $76 बिलियन आ रहे थे एक्सपोर्ट करके और $164 बिलियन बाहर जा रहे थे, तो बड़ा गैप था। टुडे इवन एट a $90 per barrel crude oil, our export bill from IT services and import bill from crude oil is almost same, $200+ billion. And hence even at a $90 per barrel अपनी वो सिचुएशन नहीं है। एंड ऐसा क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली ओवर द लास्ट 10 ईयर our IT export services contribution has went up exponentially। और वो तो दिखता भी है ना, आईटी कोई भी आप आईटी फंड का रिटर्न उठा लीजिए पिछले 10 साल का, दे आर अबाउट 19-20% सीएजी आई गेस, इवन आफ्टर दिस 2 years ऑफ टाइम करेक्शन। 2 साल से तो आईटी चला नहीं ना, उसके बाद भी। क्यों? क्योंकि ओवर द लास्ट 10 years आईटी सर्विसेज का जो डोमिनेंस है इंडिया का वो फर्दर बढ़ गया है। एंड हेंस ये जो $90 की बातें हम टीवी पे देखते हैं, इट मे नॉट हैव दैट मच इम्पैक्ट टुडे व्हिच इट हैड लेट्स से 10 years बैक। एक और जो चीज मैं आपको बताता हूँ, लास्ट 3 स्लाइड में बताता हूँ, फिर आई विल कंक्लूड दिस पार्ट एंड वी विल वेंट टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज लास्ट टॉपिक, कि हाउ टू लूज मनी। हाँ, तो ये सब चीजें हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, बस जस्ट बी विद मी। ये सब चीजें लास्ट में अगले 15 मिनट के अंदर सब जुड़ जाएंगी एंड अगले 15 से 20 मिनट में वी विल फिनिश क्लोज दिस सेशन एंड वी विल टेक ऑल योर क्वेश्चंस, वी विल अलाउ यू टू अनम्यूट योर लाइन एंड आस्क ऑल द क्वेश्चंस। बट लुक एट दिस डेटा, दिस इज टू डू विद एफआईआईज एंड इसी से मिलती जुलती स्लाइड में आपको अगली दिखाऊंगा। ये दोनों स्लाइड आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं आपको ये नहीं बताने वाला कि एफआईआईज बाय करने वाले हैं सेल करने वाले, बट मैं आपको बताने वाला कि एफआईआईज की बाइंग सेलिंग को हमको कैसे देखना चाहिए। तो आपको याद होगा जून 2022 में, जून जुलाई 2022 में FIs have withdrawn some $35 billion over the last 8-9 months. So between November 2021 to July 2022, FIs have withdrawn some $35 billion. And इस नंबर का रिलेवेंस क्या है? इफ यू कंपेयर दिस नंबर विद 2008 and 9, जब मार्केट 66% करेक्ट हो गई थी अपनी पीक से ड्यूरिंग ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, ड्यूरिंग दैट टाइम FIs have withdrawn some $15 billion. तो आपको याद होगा आज से 1 साल पहले टीवी पे चलता था कि कैसे FIs have withdrawn, न्यूज़पेपर की हेडिंग आया था $35 बिलियन। तो आई कुड स्टिल रिमेंबर
every newspaper was printing this number that FIs are withdrawing left, right and center. उसका inherent meaning क्या था उनका? वो क्या बताना चाहते थे कि there is something wrong, something very big. It is even bigger than फाइनेंशियल क्राइसिस जब उन्होंने $15 बिलियन निकाला था, अभी हाईएस्ट एवर निकाला है, विड्रॉ किया, तो कुछ तो उनको दिख रहा है, बिकॉज दे आर द स्मार्टेस्ट पीपल. बट यू सी, ये जो नंबर है ना, इस नंबर को हमेशा एक कंटेक्स्ट में देखना होता है. जैसे व्हेन दे हैव विथड्रॉन $15 बिलियन, at that point of time our average market capitalization of India used to be 1,000 or let's say $1 trillion. Okay, so they have withdrawn some 1.5% of our market capitalization. Today, when they have withdrawn some $35 billion, our total market capitalization is $3.5 trillion. Okay, so again, they have withdrawn only 1%. So which is huge by the way, but this is not that वो पिछला था 15 निकाला तो अभी तो 2.5 गुना ज्यादा निकाल दिया तो अभी क्या होगा, अभी तो मार्केट से 15% ही गिरी है तो कितना गिरेगी. तो अगेन ऑल दीज थिंग्स, ये न्यूज़पेपर की हेडिंग तो अच्छी बनती है, बट एक्चुअली वी हैव टू सी दिस इन कंटेक्स्ट, अदरवाइज वी विल ड्रॉ अ वेरी रॉन्ग पिक्चर. एंड इनफैक्ट जो मेरी लर्निंग रही है पिछले 15 साल में, व्हेनेवर एफआईज विथड्रॉ मनी फ्रॉम इंडिया बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम इन देयर कंट्री, it is always an opportunity to buy more. It is always, आंख बंद करके अगर FIAs ने पैसा निकाला for some reason which is beyond India, it is always an opportunity. तो अब यहाँ से अगला सवाल आता है, who are these FIAs? ये FIAs है कौन? तो let me ask you a question. ये DIAs क्या होता है? तो मैं वेट करता हूँ, मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ, आपने आपसे मैंने टाइपिंग निकलाई है बहुत देर से, तो मैं वेट करता हूँ आपके अकॉर्डिंगली. बोलते हैं DII, अभी हम FIAs की बात नहीं कर रहे, हम DII. तो DII कौन होते हैं? तो ऐसा कहते हैं ना, DIIs ने 1,000 करोड़ रुपीज बाय किया, तो कौन है ये लोग जो बाय कर रहे हैं DIIs? एनीबडी हैज एनी गेस? मैं वेट करता हूँ 5 सेकंड. ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? हाँ, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, बट कौन होते हैं? कौन लोग हैं जो बाय करते हैं? जैसे आजकल कहते हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टर हर दिन बाय करे जा रहे हैं. कौन लोग हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स? तो ये समबडी सेड म्यूचुअल फंड. ओके, तो एक्चुअली हाँ, तो फराज जी ने लिखा वी. एक्चुअली एक्चुअली बिल्कुल सही बात है. ये होते कौन है म्यूचुअल फंड वाले? तो मैं म्यूचुअल फंड में काम करता हूँ, बट हम होते, मेरे पैसे थोड़ी है. तो अगर ऐसा लिखा आता है सेबी की साइट पे कि आज DIIs ने 1,000 करोड़ रुपए बाय करे, या म्यूचुअल फंड ने 1,000 करोड़ रुपए बाय करे, तो क्या ये फंड मैनेजर अपने पैसे लगाए क्या? तो फंड मैनेजर ने थोड़ी बाय किया है. ये तो आपने बिल्कुल ठीक किया, कल लिखा इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने म्यूचुअल फंड को पैसा दिया या इंश्योरेंस कंपनी में डाला हुआ है जो उनकी कमिटमेंट्स हैं. और क्योंकि लेट्स से म्यूचुअल फंड का बात करते हैं, लेट्स से मैं म्यूचुअल फंड का फंड मैनेजर हूँ, आप सब लोगों ने मिलके अपने निवेशकों का 100 करोड़ रुपए मुझे आज बाय करने को मुझको दिया, मेरे म्यूचुअल फंड में निवेश किया. अभी मेरे पास क्या है? कंपल्शन है, आई हैव टू बाय. तो मैंने 100 करोड़ रुपए बाय कर लिया. अब सेबी में क्या छपेगा कि म्यूचुअल फंड ने 100 करोड़ रुपए बाय कर दिया, यानी कि DIIs ने 100 करोड़ रुपए बाय कर दिया, बट एक्चुअली मैंने थोड़ी बाय किया है, ये तो आप सबके निवेशकों ने दिया है. बट उनकी चैलेंजेस है. सेबी ऐसा थोड़ी छापेगा कि शर्मा जी ने 2,000 रुपए की SIP लगाई, वर्मा जी ने 10 लाख रुपए लमसम डाला, गुप्ता जी ने 5,000 रुपए डाले. वो तो ऐसे लिखेगा ना, कलेक्टिवली DIIs ने 1,000 रुपए डाल दिया. इसी तरह से जब उसमें आता है, सेबी पे लिखा आता है, एक्सचेंजेस पे लिखा आता है कि DIIs ने आज 1,000 रुपए निकाल दिए, तो ये क्यों निकाले होंगे? क्योंकि आप लोगों ने मुझे रिडम्पशन दिया होगा. आपने मुझे रिडम्पशन क्यों दिया होगा? क्योंकि आपके निवेशक को ऐसा वापस चाहिए. वो रीजन कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो मार्केट की वॉलेटिलिटी से डर गया है, क्योंकि उसको घर में अपने पैसा चाहिए, क्योंकि कुछ भी रीजन हो सकता है. उसको उसका पैसा है, वो कभी भी मांग सकता है. अब उसने मुझसे मांगा, मुझे दो, मेरे को बेच के उसको वापस देना, मैं कल से थोड़ी दूंगा अपने पैसे. नाउ थिंक अबाउट इट, हु आर FIIs? ये FIIs है कौन? ये भी ऐसे ही है. somebody, some fund manager sitting in USA फॉर एग्जांपल, उसके पास उसने पैसा निकाल लिया आज. क्यों निकाल लिया? उसका पैसा थोड़ी है, उसको किसी ने पैसा दे रखा होगा मैनेज करने के लिए, उसने पैसा वापस मांगा, उसने निकाल दिया. या वैल्यूएशन भी हो सकती है कि भाई उसका ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट से उसको थोड़ा एक्सपोजर कम करना है, क्योंकि उसको महंगाई लग रही है, महंगा लग रहा है वैल्यूएशन. तो पहली बात है ये समझने की कि मोटा मोटा घूम फिर के दिस इज इंडिविजुअल्स मनी. और जब मार्च 2020 आता है ना, तो गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है आप कितनी भी माउंटेन ड्यू पी लो. तो उसमें कोई फर्क नहीं होता कि आप इंडिया के निवेशक हो या आप US के निवेशक हो. तो ये समझना, ये सोचना कि FIIs आर स्मार्ट और वी रिटेलर्स आर रूकी इन्वेस्टर, ऐसा कुछ नहीं होता.
हम सब एक तरह से सारा पैसा इंडिविजुअल का ये घूम फिर के रूट्स अलग-अलग है। बट अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझते हैं कि उन्होंने फिर पैसा निकाला क्यों? लेट्स से व्हेन दे हैव विथड्रॉन सम $35 बिलियन ड्यूरिंग लेट्स से दिस पीरियड ऑफ नवंबर टू जुलाई 2022, तो व्हाई दे हैव विथड्रॉन सच मनी? कुछ तो उनको लग रहा होगा, तो देखते हैं। अब ये देखिए चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग चार्ट है। दिस इज लास्ट ईयर डेटा दैट लास्ट ईयर अबाउट $625 बिलियन एफआईज का हमारे देश में होल्डिंग था। तो मान लो अभी $750 बिलियन हो गया होगा विद मार्क टू मार्केट एक्सेट्रा। तो आउट ऑफ दिस मनी, आउट ऑफ दिस $625 बिलियन कितना पैसा हमारे पास नॉन डेडिकेटेड फंड से है? व्हाट इज नॉन डेडिकेटेड फंड? आई विल एक्सप्लेन यू। तो आप देखोगे 77% ऑफ द मनी जो एफआईज एफपीआई ने हमारे को इंडिया में निवेश की हुई है, उसमें से 77% मनी नॉन डेडिकेटेड फंड से आती है। सो व्हाट इज नॉन डेडिकेटेड फंड? तो क्या होता है, ज्यादातर जो पैसा आता है एफआईआईज बास्केट के थ्रू इंडिया में डालते हैं। जैसे बास्केट क्या होती है? ग्लोबल एमर्जिंग मार्केट फंड, एमएससीआई एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स। तो ज्यादातर इसको बोलते हैं नॉन डेडिकेटेड, कि जब एफआई 100 रुपए डालते हैं एमएससीआई एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स के अंदर, क्योंकि उन्हें एमर्जिंग मार्केट में एक्सपोजर लेना है, तो उसमें से क्या होता है, 30 रुपए जाते हैं चाइना के पास। आज से 3-4 साल पहले 8 रुपए आते थे इंडिया के पास, 10 रुपए रशिया के पास चले गए, कुछ रुपए इंडोनेशिया के पास चले गए, तो ऐसे बढ़ जाते थे। तो 77% ऑफ द मनी जो एफआई डालते हैं इंडिया में, वो डालते हैं बास्केट के थ्रू, जहां पे कुछ पैसा चाइना को जाता है, कुछ रशिया को जाता है, कुछ इंडोनेशिया को, और कुछ पैसा इंडिया को आता था। अब 2022 में आपको याद है रशिया यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हो गई, तो दे वर नॉट कंफर्टेबल विद व्हाट इज हैपनिंग इन रशिया। साथ में चाइना में इतना सब इश्यू चल रहे थे, वो तो सब किसी से छुपे नहीं है, तो दे वर अगेन नॉट कंफर्टेबल विद एक्सपोजर इन चाइना, सो दे डिसाइडेड टू कट एक्सपोजर in emerging market as such, majorly because of problems they were seeing in China, Russia, etc. etc. And अब चैलेंज क्या है कि अगर आपको एक्सपोजर कम करना है, तो लेट्स से अगर आपको चाइना रशिया में एक्सपोजर करना है, यू आर दी एफआई, तो द ओनली वे टू रिड्यूस एक्सपोजर इज टू रिड्यूस इट बाय द वे यू हैव टेकन एक्सपोजर। तो अगर आपने डाला एमएससीआई इंडेक्स में है, निकालोगे भी वहीं से, तो क्या होगा, 30 रुपए निकलेगा चाइना से, 10 रुपए निकलेगा रशिया से, साथ में 10 इंडिया से भी निकल जाएगा। चाहे इंडिया में कोई प्रॉब्लम थी या नहीं थी, वेदर दे वांट टू कट एक्सपोजर फ्रॉम इंडिया और नॉट। अब आप कहोगे यार ये तुम इतना कॉन्फिडेंसली क्यों कह सकते हो? तो आप देखोगे यहाँ पे देयर इज समथिंग कॉल्ड इंडिया डेडिकेटेड एक्टिव फंड्स। तो आपको जान के खुशी होगी, वाइटोक जो मेरी कंपनी है जिसको मैं अभी रिप्रेजेंट करता हूँ, वाइटोक इज वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर फॉर इंडिया। We have brought in some $4.5 billion in Indian equity market over the last 6 years of operation. And we come into this category. We are the largest India dedicated fund right now over the last 6 years. हम जो पैसा लेके आते हैं सिर्फ इंडिया में निवेश करते हैं। हम भी फॉरेनर्स का पैसा लेते हैं, फॉरेनर्स हमको देते हैं पैसा मैनेज करने के लिए, इंडिया में निवेश करने के लिए। तो वी आर नेट नेट पॉजिटिव। सो इन ऑल दिस थिंग, जब पैसा इतना बाहर निकले जा रहा था इंडिया से, बिकॉज ऑफ बास्केट, बिकॉज अगर उनको इंडिया से काटना होता तो हमको भी पैसा क्यों दे देते, हमारे पैसे निकाल देते। तो आज एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूँ, इंडिया शेयर इन एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स यूज्ड टू बी 8.5% 3-4 years बैक। मतलब जब एफआई 100 रुपए डालते थे एमर्जिंग मार्केट इंडेक्स में, इंडिया के पास 8-9 रुपए आते थे। टुडे दैट शेयर इज अबाउट 15%। अब जब एफआई 100 रुपए डालते हैं एमएससीआई इंडेक्स में, तो उसमें से 15 रुपए, ऑलमोस्ट डबल इंडिया के पास आता है। इंडिया की डोमिनेंस बढ़ती जा रही है। सेकेंड, यू नो, नाउ एफआईज आर इंक्रीजिंगली आस्किंग कि भैया हमको एमर्जिंग मार्केट में डालना है बट चाइना में नहीं डालना, तो हमको एक ऐसा इंडेक्स दो, एमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना। अब सोचिए कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इतने सालों से ना एक इंडेक्स चलता है एशिया एक्स जापान। क्योंकि आपको याद है ना, जापान में लॉस्ट डेकेड बोलते थे, काफी सालों तक पैसा ही नहीं बना, तो ग्लोबल इन्वेस्टर बोले यार ठीक है एशिया में डालना है, एशिया में तेजी है, लेकिन जापान में नहीं डालना, तो एशिया एक्स जापान इंडेक्स बन गया। अब अगर ये ट्रेंड प्रेवलेंट रहता है और ज्यादा काफी सारे लोग, मतलब सारे तो नहीं डालेंगे बट काफी सारे लोग अगर चाइना को अवॉइड करके नए इंडेक्स में पैसे डालते हैं विच इज एमर्जिंग मार्केट एक्स चाइना, तो आप सोचो चाइना के पास 30 रुपए जाते थे, 100 रुपए में से 30 रुपए इस इंडेक्स में चाइना के पास जाते थे, अभी वो 30 भी बढ़ जाएंगे 70 रुपए में। तो इंडिया का शेयर फर्दर इंप्रूव हो सकता है इन पैसे में जो एक्स चाइना में आएगा। तो वी कांट इवन इमेजिन कि जो जिस तरह का फ्लोज हमने देखा है ओवर द इयर्स, जो एफआईएस ने बिल्ड किया है, ये $625 बिलियन टिल मार्च 2020, ये कितनी तेजी से बढ़ सकता है, कितनी तेजी से बढ़ेगा, क्योंकि हमारा पहले तो शेयर बहुत हाई हो गया ऑटोमेटिकली पिछले 4 साल में।
एंड सेकंड, इस तरह की जो डेवलपमेंट्स हो रही है बाकी कंट्रीज में एंड इंडिया इज शाइनिंग वे अहेड ऑफ देम, आर इन्फ्लोज कैन इम्प्रूव मीनिंगफुली। सो अब ये सब कुछ देखने के बाद ये हमने कहा ये भी मतलब नहीं है, वो भी मतलब नहीं, तो मतलब क्या है, किस चीज से फर्क पड़ता है? बिफोर आई कंक्लूड इन नेक्स्ट 10 मिनट, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें मेरे को आपको बतानी है जिससे सारी चीजें जुड़ जाएंगी। तो अगर आप ये सब चीजें छोड़ के, ये देखिए 30 साल का डेटा है एंड 30 ईयर्स ए वेरी रीजनेबल पीरियड, ऐसा कुछ नहीं मैंने सेलेक्टिवली उठाया है, मार्च 2010 से आपको डेटा दिखा रहा है, मार्च 2020 से डेटा दिखा, 30 साल एक फेयरली रीजनेबल पीरियड है। ओवर द लास्ट 30 ईयर्स जो हमारी नॉमिनल जीडीपी है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रियल जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, इज अबाउट 12.5%। हमारी कंट्री की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ इस पीरियड में ऑन एन एवरेज 12.5% रही। और जो सेंसेक्स है उन कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ रही 12.5% CAGR। ओके, एंड अगर आपने सेंसेक्स की कंपनीज में पैसा डाला होता तो आपका रिटर्न बनता 12% प्लस 1.5% का डिविडेंड यील्ड, तो 13.5% CAGR। अब देखिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो देश की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ होगी वही रिफ्लेक्ट करेगा कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ में, और जो कंपनीज की अर्निंग ग्रोथ होगी सूनर और लेटर इट विल रिफ्लेक्ट इन स्टॉक प्राइसेस। तो अब आता है अगला क्वेश्चन, भाई अपने देश की जीडीपी ग्रोथ क्या रहेगी? तो अगर आप बहुत ज्यादा गवर्नमेंट के सपोर्टर हो तो आप बोलोगे भाई देश अमृत काल पे चला गया है और अभी तो हम नॉमिनल जीडीपी क्या रियल जीडीपी हमारी 8% CAGR से बढ़ेगी, और उसमें 6% 5% अगर आप इन्फ्लेशन जोड़ लो तो 13-14% से हम ग्रो करेंगे। अगर आप एकदम अगेंस्ट हो गवर्नमेंट के तो आप बोलोगे भाई देश तो बिल्कुल तरक्की की राह से भटक गया है, बहुत नीचे जा रहा है, अभी तो सिर्फ 4% की रियल जीडीपी ग्रोथ आ गई है, बहुत बुरा हाल हो गया है। और तो 4% प्लस 4-5% इन्फ्लेशन तो 8-9% ही बढ़ेगा। अगर आप इन दोनों में से अपना पॉलिटिकल व्यू साइड में रख दो और एज एन इन्वेस्टर सोचो कि भाई इन सबको छोड़ते हैं, देखते हैं थर्ड पार्टी क्या कहती है, जिसको कुछ लेना देना नहीं हमारी पॉलिटिकल एनवायरनमेंट से, थर्ड पार्टी IMF, वर्ल्ड बैंक, इन लोगों का कहना है कि अगले डेकेड में इंडिया मोटा मोटा 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ से बढ़ेगा। साथ ही में RBI का कहना है कि भैया इन्फ्लेशन 4 से 6% के बीच में रहेगी तो हम कंफर्टेबल है, 6 से ऊपर जाएगी तो कम करने की कोशिश करेंगे, 4 से नीचे जाएगी तो बढ़ाने की कोशिश करेंगे, तो 5% मान लेते हैं। तो अगर 6-7% रियल जीडीपी ग्रोथ रहेगी और 5% एवरेज इन्फ्लेशन रहेगी तो 11-12% से अपने देश की जीडीपी बढ़ेगी नॉमिनल, एंड यही रिफ्लेक्ट होगा अर्निंग में, यही आपका रिटर्न एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए फ्रॉम ब्रॉडर मार्केट। अब इसमें ही अगर आप थोड़ा मिड कैप में चले जाओगे और स्मॉल कैप में चले जाओगे 1-2% रिटर्न ज्यादा बन जाएगा, क्योंकि वहां पे ग्रोथ ज्यादा होती है, तो वहां पे बन जाएगा 13-14। और यही पैसा अगर आपने किसी अच्छे फंड मैनेजर को मैनेज करने के लिए दे दिया और उसने 1-2% अल्फा जनरेट कर दिया तो बन जाएगा रिटर्न 14-15%। तो जब हम कहते हैं ना कि लॉन्ग टर्म में आपकी एक्सपेक्टेशन होती है 12 से 15%, तो ये ऐसा नहीं है कि चलो FD में 8 बनता है तो अगर 12 नहीं बोलेंगे तो ये निवेश नहीं करेगा, इसके पीछे मैथ्स है। एंड दिस इज द मैथ्स, दिस इज साइंस बिहाइंड इट, व्हाई वी कॉल 12-13% और म्यूचुअल फंड से आपको 15 मिल जाएगा, बिकॉज दिस इज द साइंस, ये है उसके पीछे की मैथ्स। तो आप कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ओके, तो कहते हैं इंडिया विल बी द थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बाय 2030, कितनी भी खराब गवर्नमेंट आ जाए तो इस 2030 को ना 2031 बना देंगे बस। और कितनी भी अच्छी गवर्नमेंट आ जाए तो 2028 में, 2028 या 2029 में इंडिया थर्ड लार्जेस्ट, इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट कंट्री बनना ही है। कोई भी आ जाए, कितना भी फ्रैक्चर्ड मैंडेट आ जाए, कुछ भी हो जाए, बस कोई अच्छी गवर्नमेंट और खराब गवर्नमेंट ये कर सकती है कि 2029 में हो जाए या 2031 में हो जाए, बस इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हो सकता। इंडिया हैज टू बिकम नंबर 3। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, लास्ट 4-5 स्लाइड मेरे पास बची है और ये अब इंटरेस्टिंग होगा। तो मैं आपको एक डेटा बताता हूँ, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको येस और नो लिखना है। ये जो ब्लू लाइन आप देख रहे हो नीचे, डार्क ब्लू लाइन, ये बताता है कि यूएस की जीडीपी, यूएस की मार्केट कैप का ग्रोथ क्या रहा फॉर लास्ट 40 ईयर्स। जैसे आज की डेट में यूएस की जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब $40 ट्रिलियन है और इंडिया के कुछ $3.5 ट्रिलियन है। सो इंडिया आज की डेट में वहां है जहां पे यूएस था 30 साल पहले। और मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं, आपको यस और नो लिखना है, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि टुडे इंडिया इज 30 ईयर्स बिहाइंड यूएसए। 30 ईयर्स, इज इट गुड और बैड? तो आप लिख सकते हो, अगर आपको लगता है इट इज गुड तो आप यस लिख सकते हो, अगर आपको लगता है बैड है तो आप ओके, आप गुड और बैड लिख सकते हो। क्वेश्चन इज इट गुड और बैड? मैं एम टेलिंग यू दैट इंडिया इज 30 ईयर्स बिहाइंड यूएसए, 30 साल पीछे है। ओके, तो आई एम वेटिंग फॉर यू मोर टू राइट। तो आपको लिखना है अच्छी बात है, खराब बात है, गुड और बैड। तो मैनी पीपल सेड गुड। एक्चुअली आई विल गिव यू वन एग्जांपल। तो कोई भी पीपीटी खत्म तो होती नहीं है वॉरेन बफेट का नाम यूज किए बिना। तो वॉरेन बफेट से किसी ने एक बार पूछा
सर आपने इतना सक्सेसफुल इन्वेस्टर हो, आपने इतना पैसा कमाया, व्हाट इज द सीक्रेट? तो वॉरेन बफेट ने एक लाइन बोली और आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इस पूरी लाइन में बहुत मीनिंगफुल बात उसने बोली है। तो वॉरेन बफेट सेड दैट आई वाज वेरी लकी टू बी बॉर्न इन अमेरिका इन 1930s। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। जब वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि सर आपने इतना पैसा कमाया, इतना सक्सेसफुल हो, आप इतने कैसे पैसा कमाया, तो यू विल एक्सपेक्ट कि वो कुछ वैल्यूएशन मॉडल वगैरह कुछ बताएगा, बट वॉरेन बफेट सेड आई वाज वेरी लकी टू बी बॉर्न इन अमेरिका in 1930s because वॉरेन बफेट with all his intellect and wisdom अगर बांग्लादेश में पैदा होता ना तो वॉरेन बफेट नहीं होता, या कीनिया में पैदा होता। So for Warren Buffett to become Warren Buffett, he has to be born in America and that too in 1930s। जैसे आज एक और कोई वॉरेन बफेट पैदा हो जाए ना यूएस में, वो अकेले वॉरेन बफेट नहीं बन सकता, बिकॉज 1930s के बाद यूएस में वो ग्रोथ की साइकिल चालू हुई जो आज से 20-30 साल पहले इंडिया में चालू हो चुकी है, एंड जो चालू है अभी भी। सो वी आर वेरी लकी टू बी बॉर्न इन अमेरिका, बॉर्न इन इंडिया राइट नाउ, बिकॉज ये जो अगले 2-3 डेकेड है वो इंडिया के है। आज से जो अगली जनरेशन पैदा होगी वो फिर भी पैसा कमा सकती, बिकॉज तब तक इंडिया इतना बड़ा हो जाएगा कि तब इतनी अपॉर्चुनिटीज बचेगी नहीं जो आज है। वाइल ये सब हमको लगता है कि इंडिया में हम इतना बड़े हो गए हैं, हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इसके हो गए हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर उसके हो गए हैं, वी आर द थर्ड लार्जेस्ट ये वो, बट मैं आपको बताता हूँ कितने छोटे हैं। यू सी इंडिया में डेफिनेशन चलती है ना कि टॉप 100 कंपनी बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन लार्ज कैप, मतलब इंडिया में जो 5-6 हजार कंपनियां लिस्टेड है उसमें से जो टॉप की 100 कंपनीज है बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन उसको लार्ज कैप बोलते हैं। अगर यही डेफिनेशन हम वर्ल्ड की देखें कि टॉप की 100 कंपनियां कौन सी है, यानी कि वर्ल्ड की लार्ज कैप कंपनीज कौन सी है, तो you will amazed to see that in world's top 100 companies, in world large cap company, India has only 2 and now 3 because HDFC का मर्जर हो गया ना, तो अभी 3 कंपनी हो गई, तो इंडिया has only 3 large cap companies in global definition। तो हमारी तो आज की डेट में जो लार्ज कैप कंपनीज हैं वो लार्ज कैप ही नहीं है फ्रॉम ग्लोबल कंटेक्स्ट, ऑल आर कंपनी barring 3 are mid and small cap। In fact, some of the smaller countries like France also has more number of कंपनीज विच आर क्वालिफाइड फॉर लार्ज कैप कंपनीज। तो वाइल हम बहुत खुश होते रहते हैं कि हम लार्जेस्ट ये बन गए, लार्जेस्ट वो बन गया, द फैक्ट इज हम बहुत छोटे हैं। हम मैं आपको बता दूं कितने छोटे हैं। तो आप सीखिए हमारा जो पूरा फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, हम कहते हैं वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है फार्मा के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हमारा जो पूरा फार्मा सेक्टर की मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 6 टाइम्स कम है एक सिंगल कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन से, या ऐसा बोलो कि यूएस की एक सिंगल फार्मास्यूटिकल कंपनी has 6 times more market capitalization than our entire pharmaceutical sector put together। हम इतने छोटे हैं। एंड दिस इज नॉट ट्रू ओनली फॉर फार्मा, यू लुक एट दिस रिटेल, हमारी जो रिटेल की कंपनी है उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 10 टाइम्स कम है चाइना की बिगेस्ट रिटेल कंपनी से, एंड 30-40 टाइम्स कम है वर्ल्ड की रिटेल कंपनी से। लाइकवाइज यू लुक एट एनी सेक्टर, वी आर लाइक 10 टाइम्स, 20 टाइम्स, 40 टाइम्स smaller in many areas as compared to China or world's largest company in that sector। अब ये चीजें लेकिन बहुत अच्छी है जैसे हमने डिस्कस किया फ्रॉम द अपॉर्चुनिटी पर्सपेक्टिव। आई टेल यू वन मोर कंटेक्स्ट बिफोर आई सम अप एवरीथिंग ओवर द नेक्स्ट 5 मिनट। टुडे इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज अबाउट $2500 और इससे भी कम है, 2300-2400 यूएसडी पर की हमारी पर कैपिटा इनकम है। अगर हम उन सभी कंट्रीज को स्टडी करें जो हमसे आगे हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम 5,000, 10,000, 20,000, $40,000 है, तो कभी ना कभी तो ये भी 2,000, 2,500 यूएसडी की पर कैपिटा इनकम पे रहे होंगे। तो अगर इन कंट्रीज को स्टडी किया जाए कि जब ये कंट्री 2,000 से 3,000 से 5,000 पर कैपिटा इनकम, 10,000 पर कैपिटा इनकम पे मूव हुए, तो किन सेक्टर्स को फायदा मिलता है, वो कौन से सेक्टर्स हैं जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं जब एक कंट्री की इनकम बढ़ती है, उनका एक एवरेज सिटीजन अमीर होना शुरू होता है, तो डिमांड आती है डिस्क्रिशनरी गुड्स की। मतलब हम अपना मोबाइल बेटर लेना शुरू करते हैं, वाइट गुड्स खरीदना शुरू करते हैं, हम अपनी कार को अपग्रेड करना शुरू करते हैं, हम होटल्स में जाना शुरू करते हैं, हम लेजर आइटम्स के ऊपर स्पेंड करना शुरू करते हैं। ये सब आइटम मोस्ट ऑफ देम आर नॉट इवन लार्ज कैप इन इंडिया इटसेल्फ। The largest AC maker in India is not a large cap company. The largest apparel making company till about few days back
They were not a large cap company in India. The largest hotel chain, the largest quick service restaurant, the largest tire company is not a large cap company in India itself. तो हमने देखा जो हमारी इंडिया की लार्ज कैप कंपनी है, वर्ल्ड के कंटेक्स्ट में वो लार्ज कैप नहीं। और ये कंपनी इतने बड़े-बड़े जो सेक्टर्स हैं, ये तो इंडिया में भी मिड कैप है, इंडिया के भी मिड कैप है। अब ये जो लार्जेस्ट एसी मेकर है वो मिड कैप कंपनी क्यों है? टिल जून, लेट्स से जून का डेटा है, जून टू डेट, जब क्योंकि सेबी हर 6 महीने में डेटा रिलीज़ करती है, इसलिए नहीं खराब कंपनी है, इसलिए नहीं इसके प्रमोटर खराब है, इसलिए क्योंकि इंडिया में एसी की पेनिट्रेशन करीब 6% के आसपास है। उस देश में जहाँ पे 9-10 महीने ज़्यादातर गर्मी रहती है, वहाँ पे एसी की पेनिट्रेशन 6% है। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास पैसे नहीं है। तो जैसे-जैसे इनकम बढ़ती है, तो इट इज़ अ रिक्वायरमेंट, इट इज़ अ नेसेसिटी दैट यू बाय एसी। तो अगर आपको एसी की पेनिट्रेशन को 60% करने तक जाने की ज़रूरत नहीं है। जब पेनिट्रेशन 6% से 12% पहुँचता है, तो रेवेन्यू डबल होता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी 3 टाइम्स 4 टाइम्स होता है, बिकॉज़ आपका फिक्स कॉस्ट उतने रेट से बढ़ता नहीं है। इसी तरह से हम जो बात करते हैं चाइना प्लस वन, कि भाई आज की डेट में ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना के साथ एक और कंट्री में रहना चाहते हैं। जो लास्ट 2 इयर्स में उन्होंने देखा, 2-3 इयर्स में, कि भाई चाइना में बंद हो जाता है, तो फिर अपनी उनकी पूरी सप्लाई चेन बिगड़ जाती है। तो दे डिसाइडेड टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस मॉडल, कि भाई चाइना में तो चलो रखते हैं अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, साथ में इंडोनेशिया में भी खोल देते हैं, इंडिया में भी खोल देते हैं। जैसे एप्पल ने अभी धीरे-धीरे आपने देखा ना, अब इंडिया में असेंबल होने लग गया चीज़ें काफ़ी सारी। तो ये जो बेनिफिशियरी है चाइना प्लस वन के, ये सेक्टर, या जो हम कहते हैं कि अभी अपनी इकोनॉमी फॉर्मल इकोनॉमी में शिफ्ट हो रही है धीरे धीरे, टैक्स अवॉइडेंस, मतलब टैक्स को जो चोरी हो रही थी वो कम होती जा रही है, तो ये सब के जो बेनिफिशियरी हैं, दे आर अवेलेबल इन स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट राइट नाउ, दे आर नॉट इन लार्ज कैप सेगमेंट। सो टू सम अप एवरीथिंग, लास्ट 3 स्लाइड, सम अप एवरीथिंग जो हमारा टॉपिक था आज का, हाउ टू लूज मनी, तो लेट मी आस्क वन लास्ट क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, एंड आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी एक्टिव हैं, जो भी इस पोजीशन में लिखने के, तो आप लिख के बताना। एक क्विक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। तो आप ये देखिए, हमने यहाँ पे फोटो डाली एक अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर की। तो लेट्स से देयर इज ए एस्केलेटर व्हिच इज मूविंग अपवर्ड। और ध्यान से सुनिएगा, ट्रिक क्वेश्चन है। इफ देयर इज एन अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर, तो क्या आप एक अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर से नीचे उतर सकते हैं? आंसर यू कैन राइट येस और नो। लेट मी टेक अ 10 सेकंड पॉज। द क्वेश्चन इज, क्या आप एक अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर से नीचे उतर सकते हो? आप येस और नो लिख सकते हो। कुछ लोगों ने लिखना शुरू किया है, तो मैं 10 सेकंड के लिए वेट करूंगा, ताकि आप, जब तक आपको टाइम मिले लिखने के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन है, बस मैं बस फिनिश करने वाला हूँ अगले 2-3 मिनट के अंदर। तो 5-6 लोगों ने लिखा है, मैं और 5 सेकंड वेट कर लेता हूँ फॉर पीपल टू राइट। ओके, तो मिक्स है रिस्पॉन्स, बट आपको मैं बताता हूँ मेरा क्या व्यू है। आंसर इज यस, कि अगर आप अपनी जिद पे आ जाओ। क्या आपने पूरा एनालिसिस किया कि भाई ये तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ऊपर जा रहा है, अगर मैं 5 किलोमीटर की स्पीड से नीचे उतरूंगा, तो गिरते पड़ते कभी तो पहुंच ही जाओगे, नीचे उतर जाओगे। सो इंडिया, in my opinion, is like this upward moving escalator. You need to be very talented and skillful not to make money from India. तो आज का हमारा टॉपिक था हाउ टू लूज मनी। सो अगर आज से 10 साल बाद आप मुझसे मिले और आपने बोला कि यार 10 साल से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं बना, इसका मतलब आपने कुछ तो अतरंगी किया है। आपने कुछ तो वही वापस एस्केलेटर में भागने वाला काम किया है, क्योंकि ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। इंडिया इज लाइक दैट अपवर्ड मूविंग एस्केलेटर। यू नीड टू बी वेरी टैलेंटेड एंड स्किलफुल नॉट टू मेक मनी, बिकॉज आप अगर खड़े भी हो जाओ ना एस्केलेटर पे, आप इन्वेस्ट करके छोड़ दो, यू विल मेक मनी। सो व्हाट इज दैट स्किल यू कैन शो? वो स्किल है क्या? वो स्किल है, जगजीत सिंह की एक पुरानी गजल थी, कि दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। आप में से कुछ ने अगर सुनी होगी तो वो लिखना चैट बॉक्स में येस और नो, कि मैं रिपीट करता हूँ, जगजीत सिंह की गजल थी कि दिल भी जिद पे अड़ा है किसी बच्चे की तरह, या तो सब कुछ मुझे चाहिए या कुछ भी नहीं। ये जो जिद होती है ना, ये गजल वगैरह तक तो ठीक है, इन्वेस्टमेंट में ये जिद नहीं चलती। इन्वेस्टमेंट में यू गेट व्हाट यू डिजर्व, यू डोंट गेट यू व्हाट यू वांट, यू गेट व्हाट यू डिजर्व। तो एक जो आप स्किल दिखा सकते हो टू लूज मनी इन इंडिया इज दैट यू फॉलो 0 and 1। व्हाट इज 0 and 1? कि या तो मैं 100% इन्वेस्टेड रहूंगा इक्विटी में, या तो मैं 0% कर दूंगा। दिस इज 0 and 1। या तो सब कुछ या कुछ भी नहीं। क्योंकि मेनी टाइम पीपल से क्या क्या व्यू लग रहा है, तो हम बोलते हैं "यार, थोड़ा इक्विटी काट लो"। वो कहते हैं अगर काट लो इसका मतलब तुम्हारा नेगेटिव है, तो फिर मैं रखूं ही क्यों पैसा इक्विटी में? भाई ऐसा नहीं होता, because nobody is too sure. Like 6 months back also, there was concern about interest rates going up, inflation going up, US moving to recession, etc. But वहां से अभी तक 30% अप है काफी सारी मार्केट सेगमेंट ऑफ द मार्केट।
तो जस्ट वेटिंग फॉर द 10% करेक्शन कि भाई 10% मार्केट गिर सकते हैं, यू लॉस्ट आउट 30% गेन, पोटेंशियल गेन. सो आपको एक लास्ट एग्जांपल देता हूँ, ये बाय द वे दिस इज द सेकंड लास्ट स्लाइड, अब मैं ज्यादा आपका टाइम लूंगा नहीं, बट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये कैसे आप पैसा खोते हो और कैसे नैरेटिव बनते हैं. तो मार्केट में दो चीजें चलती है जो मैंने सीखा, एक होता है नैरेटिव ड्रिवन प्राइस और एक होता है प्राइस ड्रिवन नैरेटिव. मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ. तो इन 2020 मार्च जब ये कोविड वगैरह सब ब्रेकआउट हुआ तो हम पहुंच गए, तो मार्केट जो थी निफ्टी 7,500 के लेवल पे पहुंच गया, और 23 मार्च 2020 को 7,500 के लेवल पे निफ्टी पहुंच गया. एंड आने वाले कुछ 3-4 महीने में वापस बहुत तेजी से रिकवरी आई. ऑल तो लॉकडाउन था, बसें चल नहीं रही थी, ट्रेन चल नहीं रही थी, न्यूज़पेपर आ नहीं रहा था, फैक्ट्री चल नहीं रही थी, मारुति ने गाड़ी नहीं बनाई अप्रैल में एक भी कोई भी, बट जून जुलाई आते आते मार्केट 10,000 के लेवल पहुंच गया निफ्टी. One of the worst investor experience happened with doctors because doctors were very close to the problem. तो हर दिन देख रहे थे भाई लोग मर रहे हैं तो मार्केट चले जा रही है, तो भाई चल कैसे सकती है. जो दो लोग प्रॉब्लम के ज्यादा पास होते हैं तो थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं प्रॉब्लम से. नथिंग रॉन्ग इन इट, इट हैपेंस. तो एक डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, ही वॉज इन टच विद मी. तो ही सेड यार मनोज, मैं सारा पैसा निकाल रहा हूँ. मैंने कहा भाई बट क्यों निकाल रहे हो आप. कहते भाई देख कुछ भी चल नहीं रहा, मार्केट बढ़ती जा रही है तो फेक रैली है और अभी तो देखना क्या होगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. मैं जिस तरह के डेली देख रहा हूँ, मैंने कहा सर देखो मेरे को पता नहीं क्या होगा, बट वाई आर यू रीडिंग एवरीथिंग. इवन इफ यू वांट टू टेक अ कॉल, रिड्यूस समथिंग बट कीप समथिंग इन इक्विटी. बट ही रिडीम एवरीथिंग एट 10,000 निफ्टी. अब उसके बाद क्या हुआ, अब ये इंटरेस्टिंग है, ये पूरा साल है जो हमने अब डिस्कस किया. मार्केट 11, 12, 13, 14, 15,000 पे पहुंचती गई. एवरी टाइम ही हैज सम लॉजिक कि व्हाई मार्केट विल फॉल. अब हम पहुंच गए फेब 2022 पे, तो रशिया यूक्रेन वॉर पहुंच गई और मार्केट थोड़ा करेक्ट होनी शुरू हुई, और जून होते होते मार्केट जो 18,000 के लेवल पे थी गिरते गिरते 15,000 के आसपास के लेवल पे पहुंच गई. आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट लेवल बट उसके आसपास पहुंच गई. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ही सेड कि अभी देखना क्या होगा, और अभी तो देखना नहीं. ये ओके, ये 15,000 के लेवल की बात नहीं है. जब यूक्रेन रशिया में वॉर शुरू हुई और 2-3 हफ्ते बीत गए तो ही सेड कि अभी तो देखना मार्केट कितना गिरेगी. तो मैंने कहा सर मार्केट तो लेकिन गिर नहीं रही है. कह रहा अभी आपको पता नहीं. अब ध्यान से सुनना उसने क्या कहा. ही सेड सर मनुष्य तेरे को अभी पता नहीं है, मीडिया बता नहीं रही है, नो बडी नोज, अभी देखना कितना आगे जाएगा ये वॉर और अभी देखना क्या होने वाला है, बट मीडिया भी इसको दिखा नहीं रही है. तो मैंने कहा सर मीडिया में कोई बता नहीं रहा है, नो बडी नोज, आपको क्यों पता है, आपका सरनेम पुतिन है क्या. क्योंकि अगर किसी को नहीं पता तो आपको क्यों पता है. बट ही विल गिव दिस लॉजिक. देन इन जून 2022 ही सेड कि मनुष्य देखो एफआईआई ने $35 बिलियन निकाल लिया और मार्केट 15% डाउन है. उसके अगले 2-3 हफ्ते में क्या हुआ ना, एफआईआई ने वापस $5 बिलियन डाल दिया और मार्केट वापस 10% चली गई. तो मैंने कहा सर ये तो चल गई मार्केट ऊपर. ही सेड कि अभी देखो क्या हो रहा है, पहले उन्होंने $35 बिलियन निकाला और मार्केट 15% नीचे आ गई. अभी अगर वो और पैसा निकाल लेते तो मार्केट तो बहुत नीचे चली जाती, उनका लॉस हो जाता. तो पहले वो मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं ताकि फिर वो 35 बिलियन. अब इस पूरे लॉजिक में ना, वो उसका एक इमेज बनी हुई है एफआईएस की. एफआईएस कौन है, कोई तो गोरा बंदा है जो सूट टाई लगा के लंदन में या कहीं पे तो बैठा हुआ है, उसके सामने 3 ब्लूमबर्ग के टर्मिनल लगे हुए हैं पूरे दिन. बस वो यही कोशिश में लगा कि जो आज शर्मा जी ने इंडिया में एसआईपी के 2,000 रुपए लगाए हैं कैसे उसका लॉस में लगा दो. ऐसा कोई बंदा नहीं है. ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है. यू नो व्हाई ही वाज गिविंग ऑल दिस ज्ञान, एंड यू नो व्हाई ही वांट मार्केट टू फॉल. एनीबॉडी हैज एनी गेस क्यों उसको ये बातें क्यों कह रहा था वो, कि भैया ऐसा हो जाएगा, अभी वॉर हो जाएगी, थर्ड वॉर हो जाएगी, अभी एफआईएस तो देखना अभी लेके जा रहे हैं ऊपर फिर नीचे ले जाएंगे. बिकॉज उसने 10,000 के लेवल पे सारा पैसा निकाल लिया. अब उसकी ईगो उसको अलाउ ही नहीं कर रही कि वो 18,000 के लेवल पे पैसा डाल दे. वो पैसा डालेगा 21,000 के लेवल पे, क्योंकि तब एक नैरेटिव बन जाएगी क्यों मार्केट बढ़ती जाएगी. तो होता क्या है कि अगर यही इन्वेस्टर कुछ पैसा डाला रहता उस समय, तो अभी लेट्स से 50-50 रखता, तो 50% इक्विटी आज की डेट में 70% हो गया होता पोर्टफोलियो का. एटलीस्ट वो फिर नया पैसा भी डाल पाता, क्योंकि अभी उसको किसी को जस्टिफाई नहीं करना कि उससे गलती हो गई है. अभी वो उसकी ईगो अलाउ ही नहीं करेगी. हैविंग सेड दैट ये सब कुछ होता रहेगा. अगर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब चीजें फालतू की है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट कैन क्रिएट वॉलेटिलिटी, बट द रियल थिंग्स विच कैन क्रिएट 30, 40, 50% करेक्शन कैन नेवर बी डिस्कस. तो जितनी भी चीजें हम डिस्कस करें टू सम अप, टुडे people are discussing about what will happen in USA, etc., etc., what will happen with inflation, etc., etc., because these things are discussed so much in length and breadth. These things cannot create 50-60% fall in the market. Can they create volatility? Answer is yes, but we have seen historically whenever FIs withdraw money,
because of some issues in their country. Always, this is an opportunity to increase equity. The only way you can lose money in India by doing या तो मैं सब पैसे डाल दूंगा या सारा पैसे निकाल दूंगा. Otherwise, if you follow your asset allocation and basis on some view, आप थोड़ा कम कर दो, थोड़ा बढ़ा दो, तो at least you will be good. So with that, let me take a pause here. And if Faraz and Aditya, you have anything to say, please feel free. Otherwise, we can take questions if at all we have some questions. Over to you, sir. I think we can first accommodate questions, then we can possibly. Sure, Aditya. Participants, please, अगर आपका कुछ भी specific सवाल है with respect to the current market circumstances, or if you have anything that you want to, check with Manoj on, so you're free to do it. Any of the Centricity team also, if you have any questions specific. तो आप अनम्यूट कर सकते हो, आपको चैट बॉक्स में लिखने की जरूरत नहीं है. अगर आप चाहो तो चैट बॉक्स में लिख सकते हो. अदरवाइज यू कैन अनम्यूट योर लाइन एंड आस्क. Hi Manoj, Shelly here. I Hi, have a Shelly. question. So, what do you suggest that if we are invested, we should stay invested, or we should do some profit booking whenever there's a good opportunity? ठीक है शैली, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन. तो देखिए शैली, मैं आपको एक जेनरिक आंसर देता हूँ, बट मैं ये मानता हूँ स्पेसिफिक आंसर के लिए ना मैं डॉज नहीं कर रहा आपका क्वेश्चन, बट एक्चुअली डिपेंड्स इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्टर. आई टेल यू हाउ. तो आई टेल यू, इफ समबडी इज ओवर इन्वेस्टेड इन इक्विटी टुडे, आप ओवरवेट हो इक्विटी में, कि आप टिपिकली 60% इक्विटी रखते थे, 40% डेट रखते थे, बट आज की डेट में आपका 80-90% इक्विटी पहुंच गया है. एंड दैट टू यू आर वेरी ओवरवेट इन स्मॉल कैप माइक्रो कैप सेगमेंट. तो आई वुड सजेस्ट यस, you have to cut down some profit, you have to book some profit. But if you are somebody who is doing SIP over the long period of time and overall जो आपका पैसा इक्विटी में डाला हुआ है, it is very small to your overall portfolio, देन मतलब कोई पॉइंट नहीं है कि आप इक्विटी में कट करो. तब आप क्या कर सकते हो कि जो भी इंक्रीमेंटल पैसा है, देन यू कैन डिसाइड इंक्रीमेंटल पैसा कहाँ डालो. जैसे आई स्ट्रांगली बिलीव टुडे इंक्रीमेंटल पैसा, इफ यू आर ऑलरेडी recently invested in equity, incremental पैसा should not go to small cap micro cap. वो वैल्यूएशन में थोड़ा आगे लगते हैं, हमारा ऐसा पर्सनल व्यू है. डिफरेंट पीपल कैन हैव डिफरेंट ओपिनियन. ओनली माइक्रो कैप एंड टू सम एक्सटेंट स्मॉल कैप हमको लगता है थोड़ा आगे निकल गया वैल्यूएशन वाइज, तो वहाँ पे वॉलिटिलिटी एक्सपेक्टेड है. तो दोज इन्वेस्टर्स हु आर वेरी ओवरवेट इन स्मॉल एंड मिड कैप, इंक्रीमेंटल पैसा दे कैन इन्वेस्ट वाया एसटीपी and that too avoiding a small cap and micro cap segment, or they can invest that money in products like balanced advantage fund, multi asset allocation fund. ये है generic answer. लेकिन इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करेगा. तो मेरे को लगता है वो आप सेंट्रल सिटी की टीम डिस्कस करके बेटर आंसर लेके आ सकते हैं. चलिए, आई डोंट नो. मैंने हाँ Manoj, सर. I'll just like to add over here, and Ms. Shaili, that at Centricity we are very big proponent of asset allocation, and it is asset allocation which should determine whether you should be booking profits or not, other than the need of the investor. So till now, in case we haven't followed the asset allocation theme, we should strongly do it. And in case the asset allocation is going awry, as Manoj said, कि अगर इक्विटी एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है और जबकि उनकी एसेट एलोकेशन नहीं इतना अलाउ करती है, तो आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए. सो ये जेनेरिक आंसर है. सो और ये है कि हर आदमी का एक एसेट एलोकेशन है बेस्ड ऑन द रिस्क रिटर्न पैरामीटर, और उसी हिसाब से जो है आपका ये डिसाइड होना चाहिए कि आपका इक्विटी एक्सपोजर अभी और बढ़ाएं या कम करें. So again, at Centricity, we are very big proponent of asset allocation and goal-based planning. So you should follow that. That is the key. वो चाबी जो हम लोग को मिलती थी ना, एक कुंजी, जब हम लोग पढ़ते थे एग्जाम्स के लिए. So this is the kunji of investment. Shali, if you have some follow-up question, you can please unmute your line and ask. Otherwise, So that's all I wanted to check. Thank you. Thank you so much, Shali. So Pankaj, आप unmute कर सकते हैं अपनी line because you have raised your hand before I take some other question from the chat box. Hello, Manoj. One question. Whenever market drops by X percentage, say 5% or 10%, and the client has 1 lakh rupees, in what ratio or how should we advise client to do an additional purchase in the mutual fund, which so that over a long period of time, along with the SIP which he is doing, the additional amount which he will be investing, that shall help him
to achieve his goal in a much better way. बिल्कुल I hope पंकज my जी, question is clear. हाँ जी पंकज जी, मैं अपना व्यू बताता हूँ. मैं इनफैक्ट फराज इज एक्सपर्ट ऑन दिस टॉपिक, तो आई विल आस्क फराज लेटर के टू ऐड हिज व्यू टू दिस क्वेश्चन. बट ब्रॉडली सर ये बहुत अच्छी चीज़ है. देखिए अगर आप SIP STP किसी इन्वेस्टर को चला रहे हैं और जब भी मार्केट में 10% करेक्शन आती है, इफ यू कैन कन्विंस इन्वेस्टर टू टॉप अप एंड मेक एन इंक्रीमेंटल इन्वेस्टमेंट, डेफिनेटली जो भी आपने गोल सोचा है कि 20 साल के बाद उसको अचीव करना है, वो आप शायद 15 साल में या 12 साल में अचीव कर लेंगे. और जो उसकी पोर्टफोलियो की CAGR या IRR या XIRR बोलते हैं, वो भी इंप्रूव हो जाएगी. तो मैं तो पर्सनली खुद भी ऐसा करता हूँ सर. मैं चला इन्वेस्टमेंट करता रहता हूँ और जब भी अच्छे मौके मिलते हैं, ये तो पता नहीं होगा कि 10% की करेक्शन 15% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, बट जब भी 10-15% की मार्केट करेक्शन होती है, तो मैं कोशिश करता हूँ आजू बाजू से जो भी पैसे इकट्ठा हो सके थोड़ा सा ऐड कर देता. तो फराज, इफ यू हैव एडिशनल कमेंट प्लीज गो अहेड. Thank you, Manoj, for the kind words. I don't know whether I deserve that or not, but थोड़ा सा बस यहाँ पे यही ऐड करूंगा कि इसके अंदर फिर से आंसर जो है दो हैं. एक एसेट एलोकेशन वापस है कि जहाँ पे, बिकॉज एसेट एलोकेशन केवल ये नहीं आपका डिसाइड करता है कि आपका जो है इन्वेस्टमेंट डेट, इक्विटी या कमोडिटी जो गोल्ड है बेसिकली, वो कितना है, बट एसेट एलोकेशन कहाँ पे भी आपको जो इक्विटी के सब एसेट क्लासेस हैं या डेट के सब एसेट क्लासेस हैं, वो भी आपका डिटरमिन करता है. तो आप देखिए जहां पे भी आपको जो गैप लग रहा है, एक तो वो देखिए. दूसरा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है कोर पोर्टफोलियो का और एक सैटेलाइट या टैक्टिकल पोर्टफोलियो का. तो टैक्टिकल अपॉर्चुनिटीज भी आपको कहाँ पे मिल रही हैं कि फॉर एग्जांपल कि अभी मनोज बता रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग का बहुत जबरदस्त वो है बिकॉज ऑफ चाइना +1 और यूरोप +1. So there's something, there might be certain opportunities which are showing a long term positive trend. आप उनको जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. IT has corrected very this thing big time. मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अब तो काफी रिकवर कर चुका है, बट स्टिल जब बहुत ज्यादा अनड्यू करेक्शन हो जाए किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर में, आप वहां पे टैक्टिकल कॉल्स ले सकते हैं. So it is a combination of asset allocation and core and satellite portfolio. So ये दोनों चीजों के ऊपर हम लोग के वीडियोस भी हैं. अगर आप लोग देखना चाहें तो सेंट्रिकशाला एक हम लोग का YouTube चैनल है, आप उसके ऊपर देख सकते हैं. So I hope Manoj, I was या फराज, मैं एक चीज ऐड something to करता हूँ add इसके over अंदर. here. फराज, मैं भी एक चीज ऐड करता हूँ. आप जब बोल रहे थे ना ये सैटेलाइट एंड कोर पोर्टफोलियो वाला, तो मेरे को एग्जांपल याद आया. तो मैं सब ऑडियंस से फिर से पूछता हूँ. एक जो लोग जिम जाते होंगे, तो जिम में जब आप वीकली जिम जाते हो, डेली जिम जाते हो, तो वीक में एक ऐसा दिन आता है, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है. एनीबडी हैज एनी गेस? आप अनम्यूट करके भी बोल सकते हो कि जब जिम कि में डेली जाते हैं. हाँ सर. मैं जवाब दूंगा बिकॉज मेरा वो दिन होता है चीट डे. हाँ, चीट डे, बिल्कुल. तो मेरा चीट डे में क्या होता सबसे है? हाँ, तो चीट डे में क्या होता है, फॉर एवरीबॉडीज रेफरेंस, कि आपको मतलब 6 दिन तो आप भागो दौड़ो, वेट उठाओ, 7वें दिन आप फाफड़ा जलेबी खा सकते हो. ओके, तो उसको बोलते हैं चीट डे. 7वें दिन कुछ भी करो. तो जो जितने भी एथलीट्स होते हैं, अभी आप ध्यान सुनिए, सीरियस चीज है कि जितने भी एथलीट्स होते हैं, उनका एकदम शेड्यूल बना होता है कि भाई उनको क्या करना है, कब खाना है, कब भागना है, कब उठना है, कब प्रैक्टिस करनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट उनकी लाइफ में भी एक चीट डे होता है. ओके, वीकली चीट डे होता है. तो आप सोचो, एक एथलीट के लिए बेस्ट क्या है कि वो 365 दिन ट्रेनिंग करे, बट फिर उनको वीकली चीट डे क्यों दिया जाता है? आइडियली तो 365 दिन ट्रेनिंग करनी चाहिए, तो बीच बीच में चीट डे क्यों दिया जाता है कि कुछ भी करो? क्योंकि अगर आपको बोला जाए 7 दिन भागो, ओके, 7 दिन मेहनत करो, 7 दिन अवॉइड करो खाना ऐसा स्पाइसी खाना, और 365 दिन करो, तो आपको बीच में लगेगा भाई मैं कर क्या रहा हूँ? मैंने जिंदगी इसलिए थोड़ी ली है कि सुबह उठते लोहा उठाता रहा हूँ. तो ये सैलरीड एम्प्लॉइज के साथ भी होता है, मेरे साथ भी है ना. हमको 6 दिन काम करा के करते हैं इस मोटिवेशन में, 7वें दिन संडे मिलेगा तुमको, 7वें दिन तुम्हारा चीट डे है. हम 6 दिन मेहनत करते हैं सोच के कि संडे आएगा, और संडे को नेटफ्लिक्स देख के सो जाते हैं. खैर, इंपॉर्टेंट क्या है कि चीट डे की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है. चीट डे एंश्योर्स कि आप 6 दिन वो करो जो सही है. तो जो फराज ने बोला, कोर पोर्टफोलियो इज लाइक दैट 6 दिन, एंड सैटेलाइट पोर्टफोलियो या टेक्टिकल एलोकेशन इज दैट चीट डे. अगर आपका इन्वेस्टर आपके पास आता है, जो एसेट एलोकेशन होता है, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल है ही नहीं टू द कोर. कि आपका इन्वेस्टर आपके पास आया, आपने उस इन्वेस्टर का डिसाइड कर रखा 60% इक्विटी 40% डेट. अभी उसने बोला भाई रशिया यूक्रेन में वॉर हो गई, क्या करूं क्या करूं, थोड़ा निकाल दूं. आपने बोला कुछ मत कर भाई, 60-40.
फिर उसने वो आपके पास आया जून जुलाई 2022 में, सर एफआईआई तो इतना पैसा निकाल रहे हैं लेफ्ट राइट सेंटर, क्या करूँ क्या करूँ? आपने कहा कुछ मत कर, 60-40। फिर उसने बोला भाई मार्केट तो बढ़ती जा रही है, मैं क्या करूँ क्या करूँ? और आपने कुछ मत कर, अभी वो कह रहा है भाई तू कुछ कर ही नहीं रहा है। हालांकि मे बी कुछ ना करना इज दी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो मैं क्या सजेस्ट करता हूँ यूजुअली कि इवन इफ यू वांट टू टेक अ व्यू ऑन मार्केट ऑन समथिंग, कभी कभी उसका 60% का 70% इक्विटी कर दो, बेसिस ऑन योर व्यू, बेसिस ऑन अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल, और कभी कभी 60 का 50 कर दो, बट कभी भी 0 और 100 मत करो। तो इससे क्या होता है, अगर वो 5-10% में ही आप प्लस माइनस करते हो, इससे अल्फा ऐड शायद नहीं भी होगा। बाय द वे लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, ये सब करने से क्या अल्फा ऐड हो सकता है? मे बी यस, मे बी नो, बट दैट विल एंश्योर कि वो अपनी कोर पोर्टफोलियो नहीं छोड़ेगा, 90% पोर्टफोलियो को हाथ नहीं लगाएगा, वो 10% में जो करना करते थे। तो पंकज जी, आई डोंट नो आई एड्रेस योर क्वेश्चन और नॉट, बट आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि वो 10% में ही सब कुछ रहना चाहिए। टैक्टिकली बोलो, उसको सैटेलाइट बोलो, फरहाद ने बिल्कुल करेक्टली बोला, बट कोर पोर्टफोलियो को मेंटेन करने के लिए थोड़ा प्लस माइनस करना पड़ता है। पंकज जी, ओवर टू यू इफ सर यू हैव एनी आपने फर्दर। मेरा क्वेश्चन मोरलेस मतलब 50% आंसर हो गया। 50% ये रह गया कि मान लीजिए 5% डाउन होता है और क्लाइंट के पास 1 लाख है, तो मैं उसको कितना एडवाइस करूं एडिशनल इन्वेस्ट करने के लिए? और अगर 10% डाउन होता है तो आउट ऑफ 1 लाख हाउ मच आई शुड एडवाइज हिम टू इन्वेस्ट एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट? कि तो अगर उसके चलो पास मैं में 1 लाख है वो बताइए तो मैं प्लीज। एड्रेस करता हूँ, देखो, 1 लाख और 10 लाख की कोई वैल्यू नहीं है। वो सब जैसे फराज जो कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके पोर्टफोलियो में 1 लाख की क्या वैल्यू है। तो अगर किसी का पोर्टफोलियो ही 5 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए 20% हो गया फॉर एग्जाम्पल, है ना? तो एक तो पहले परसेंटेज टर्म में बात करते हैं, तो मैं आपको ऐसा बताता हूँ कि, अगर मैं आपकी जगह होता, मैं मेरा ये टिपिकली कोशिश रहती है कि अगर 5-1% करेक्शन होती है मार्केट में, मैं कुछ नहीं करता। बट अगर 10% करेक्शन होती है, तो अगर मैं 60-40 वाला बंदा हूँ, 60% इक्विटी, तो मैं 65 ले जाऊंगा अपनी इक्विटी एक्सपोजर। अब उसके लिए मुझे 1 लाख डालना पड़े, उसके लिए मुझे 5 लाख डालना पड़े, उसके लिए मुझे 5 करोड़ रुपए डालना पड़े, तो आई विल टेक 60-65। बट अगर मार्केट में बहुत बड़ी करेक्शन होती है 15-20% की, तो आई विल वांट टू टेक माय एक्सपोजर टू 70%। तो दिस इज हाउ आई लुक एट थिंग। तो पंकज जी, आई होप नाउ इट इज क्लियर कि मान लो 10-1% करेक्शन यस आती है, यस, तो टेक नाउ 60 टू इट इज मच 65। क्लियर। हाँ, तो परसेंटेज टर्म में सोचने का सर, ऐसा सर, वैल्यू में सोचोगे तो कभी भी आंसर नहीं मिलेगा। और एक और चीज मैं बोलना पसंद रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जैसे ऐसी कोई अपॉर्चुनिटीज आती हैं सर, अब वो किसी को भी नहीं मालूम कि 5% के बाद मार्केट जो है 10% करेक्ट हो जाएगी कि जो है 10% ऊपर चली जाएगी। तो पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो आप जो है फॉरेन इन्वेस्ट कर सकते हैं इस जो भी एक्सेस अमाउंट आ रहा है, और थोड़ा सर आप उसको एसटीपी, शॉर्ट टर्म एसटीपी कर दीजिए आप 3 to 6 मंथ्स की। तो उससे अगर मानिए फर्दर भी मार्केट नीचे जाती है, बिकॉज नोबडी नोज कि क्या बॉटम होने वाला है, तो 50% आप उस एक्सेस पैसे का जो है आप उस वक्त ही डाल दीजिए जब अपॉर्चुनिटी आई है, और उसके बाद जो है उसका जो 50% बचा है, एक स्ट्रैटेजी है सर, अगर आपको सही लगती है, जरूरी नहीं है कि सही हो, और 50% जो बचा हुआ है आप उसका 3 महीने की एसटीपी कर दीजिए सर, ताकि अगर मार्केट यहाँ से 10% भी नीचे चली जाती है तो आपको उसका भी फर्दर बेनिफिट मिले उसी 1 लाख रुपए में। एंड देन अगेन इफ द इन्वेस्टर हैज लिक्विडिटी जब मार्केट 10% डाउन है, so again I think so you should do something similar. तो मोहित जी, राइट आपका सर, कुछ क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच फॉर द गाइडेंस। मोहित जी आपका कुछ क्वेश्चन है, आप चाहे तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपने, क्योंकि बीच में यू हैव रेज योर हैंड। Sir, actually, I have put my question in chat box because I'm traveling, so it will be disturbance for everyone. सॉरी सर, अच्छा ओके, मैं चैट बॉक्स में लिखा क्या? ओके डन, एक सेकेंड। हाँ, तो आई थिंक जो मैं पढ़ पा रहा हूँ चैट बॉक्स में, आपने लिखा है कि काफ़ी सारे इन्वेस्टर पूछते हैं सवाल कि भाई अगर फंड का XYZ फंड का AUM बहुत बढ़ गया है, तो इज इट डिफिकल्ट टू जनरेट अल्फा फॉर द फंड मैनेजर, व्हाट इज माय व्यू? तो मैं आपको बताता हूँ सर, मैं कुछ 15 साल से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, प्रोडक्ट टीम में, फंड मैनेजमेंट के साथ डिस्कशन में लगा रहता हूँ, प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ, स्ट्रेटेजी डिजाइन करता हूँ, मॉडल्स बनाता हूँ। आई कैन टेल यू, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट सम फंड लाइक, दो तरह के फंड, जैसे लार्ज कैप फंड या फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि लार्ज कैप टिल्टेड ही होते हैं। तो इनमें ना 20-30-40-50 हज़ार आज की डेट में इंडिया में, जहाँ आज की डेट में इंडिया का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 320 लाख करोड़ रुपए हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता बियॉन्ड ए पॉइंट। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट लेट्स से एक फंड जो कि 80-90% माइक्रो कैप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करता है, अब वो फंड के पास अगर 30-40 हज़ार रुपए आ जाते हैं, तो वो चैलेंजेस आते हैं, आई विल नॉट डिनाई इट। क्योंकि होता क्या है, लेट्स से अगर इफ आई एम मैनेजिंग, आई एम ए फंड मैनेजर, आई एम मैनेजिंग ए 40,000 रुपीज फंड, और
वो सारा पैसा या ज़्यादातर पैसा मुझे स्मॉल कैप कंपनीज में डालना है। अब स्मॉल कैप कंपनीज टिपिकली 8,000, 10,000, 12,000 रुपए की मार्केट कैपिटलाइजेशन होती है। इन कंपनीज में टिपिकली 50% से 70% माल प्रमोटर या क्लोज ग्रुप के पास दबा होता है, तो फ्लोटिंग जो शेयर्स होते हैं वो बहुत कम होते हैं। लेट्स से 30-40% मार्केट में फ्लोटिंग शेयर होते हैं। तो व्हाइल द मार्केट कैपिटलाइजेशन लुक्स 10,000 करोड़ रुपीस, बट जो फ्लोटिंग मार्केट ट्रेडेबल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो लेट्स से 4,000 करोड़ रुपीस है। तो अगर मेरे को इस कंपनीज के अंदर एक्सपोजर लेना है, अभी 4,000 करोड़ रुपीस की अगर फ्लोटिंग है, तो मैं सारा तो नहीं ले सकता। तो मैं लेट्स से ज़्यादा से ज़्यादा क्या ले लूँगा, 400 करोड़ रुपए का एक्सपोजर ले लूँगा या 200 करोड़ रुपए का एक्सपोजर ले लूँगा, ताकि फ्लोटिंग में मेरा 5% का एक्सपोजर है मैक्सिमम, इवन इफ आई लाइक द कंपनी। तो अगर मैं 200 करोड़ रुपए का एक्सपोजर ले भी लूँगा, तो और मैं 40,000 रुपए मैनेज कर रहा हूँ, तो मेरे को शायद 200 सच आइडिया सही है, अच्छे आइडिया सही है। तो इंक्रीजिंगली थोड़ा चैलेंज आना शुरू हो जाता है फाइंडिंग वेरी गुड आइडियाज एज कंपेयर टू व्हेन यू आर मैनेजिंग रिलेटिवली स्मॉल एयूएम। लेकिन ये बातें तब आती हैं जब आप एक स्मॉल कैप स्टॉक फंड की बात कर रहे हो और हम बात कर रहे हैं 30-40,000 रुपए का एयूएम। अगर उसका भी एयूएम 10,000 करोड़ रुपए है, 15,000 रुपए, डजंट मैटर। या हम बात कर रहे हैं एक फंड की, जैसे मैं आपको बताता हूँ बैलेंस एडवांटेज फंड, काउंटर सिक्लिकल बैलेंस एडवांटेज फंड जिनको बोलते हैं। अगर उनमें आप मुझे 1,00,000 करोड़ रुपए दो आज, 1,00,000 करोड़ रुपए, कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। क्योंकि ये फंड क्या करते हैं, जब मार्केट बढ़ती है तो इक्विटी कम करते हैं, मार्केट गिरती है तो इक्विटी बढ़ाते हैं। तो जब मैं इक्विटी बढ़ा रहा होता हूँ तो रेडीमेड सेलर बैठा होता है, कोई बेच रहा होता है, तब मैं इक्विटी बढ़ाता हूँ। और जब मैं इक्विटी कम कर रहा होता हूँ तो कोई रेडीमेड बायर बैठा होता है, क्योंकि मैं इक्विटी कब कम कब करता हूँ, जब लोग बाय कर रहे होते हैं, तो देयर इज रेडीमेड बायर, तो इम्पैक्ट कॉस्ट आता ही नहीं है। तो जो काउंटर सिक्लिकल अप्रोच है, ये जो लार्ज कैप हैवी अप्रोचेज है, वहाँ पे बहुत बड़ा ईएम आज की डेट में इतना चैलेंज नहीं है। बट हाँ, अगर बहुत ही छोटी कंपनियों में निवेश करने वाले फंड है और बहुत बड़ा ईएम हो जाता है, नए नए आइडियाज ढूंढने में चैलेंज आता है सर लिक्विडिटी का। आई होप मोहित जी मैंने आंसर किया, बट इफ यू हैव सम फॉलो अप क्वेश्चन यू कैन राइट इन चैट बॉक्स और अनम्यूट योर लाइन। सो देवाशीष जी का क्वेश्चन है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट इज बेस्ट टू इन्वेस्ट इन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप? तो सर अगेन देखिए, मेरा ये सब पर्सनल मानना है कि आई विल शो यू वन स्लाइड, ओके, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। देवाशीष जी, आई होप या एनीबॉडी कैन कंफर्म इफ यू कैन सी माय स्लाइड, एनीबॉडी Yes, कैन yes. कंफर्म? या Yeah, we can सो see. Yeah, it's तो visible. तो ये डेटा आप देखिए, ये डेटा क्या बताता है, ये मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। जैसे दिसंबर 2001 में जो इस मिड कैप सेगमेंट है, मिड मतलब स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट, तो स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट यूज्ड टू कंट्रीब्यूट 16.5% टू द टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ इंडिया। मतलब अगर इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 रुपए थी, उसमें से 16.5 रुपए स्मॉल एंड मिड कैप सेगमेंट की थी। आप देखोगे स्ट्रक्चरली ये बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ना भी चाहिए। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जितने भी आईपीओ आते हैं, दे एंड अप एडिंग वन स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी। तो स्मॉल एंड मिड कैप जितने भी नए नए आईपीओ आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर स्मॉल एंड मिड कैप। जो लार्ज कैप आईपीओ भी आता है कोई कोई कभी कभी, वो भी जब ऐड होता है तो एक स्मॉल एंड मिड कैप कंपनी ऐड हो जाती है। बिकॉज कोई तो कंपनी, अगर वो 50th नंबर की कंपनी आईपीओ की आती है, तो कोई 100 नंबर की कंपनी, 101 नंबर की कंपनी बन जाती है, जब इससे मिड कैप का भी, स्मॉल एंड मिड कैप का भी एक्सपोजर बढ़ता है। तो ये तो देखो धीरे धीरे बढ़ना है, बट इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे आप देखो ग्राफिकली इसको प्लॉट किया है। ये ब्लू लाइन है कि टिपिकली क्या एक्सपोजर था, जो कि आज की डेट में पहुंच गया 35%। और ये ग्रीन लाइन क्या है, ये ग्रीन लाइन बताती है कि ट्रेंड क्या था, कि उन 5 सालों में टिपिकली क्या स्मॉल एंड मिड कैप का कंट्रीब्यूशन था। तो एक सिंपल मेजर है कि जब जब स्मॉल एंड मिड कैप का कंट्रीब्यूशन टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन में अपनी ट्रेंड लाइन से ऊपर चला गया है, तो दोज आर द टाइम जब आपको थोड़ा इंक्रीमेंटल पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में डालने से बचना चाहिए। जैसे ये आप देखो, उससे पहले कब गया था, ये गया था दिसंबर 2017 में। अब देखो बहुत ऊपर चला गया था अपनी ट्रेंड लाइन से, क्योंकि थोड़ी वैल्यूएशन महंगी हो गई थी। फिर उसके बाद पूरा 2019-20 में नीचे रहा। ये सब बताता था कि भाई स्मॉल एंड मिड कैप में नया पैसा ऐड कर सकते हो, अगर आपका रिस्क प्रोफाइल आपको अलाउ करता है तो। अभी आज की डेट में जब हम बात करें, 30 सितंबर का डेटा, बिल्कुल लेटेस्ट डेटा, आज ही मैंने अपडेट किया है। टुडे अगेन दिस नंबर इज टेलिंग अस कि इफ somebody is already meaningfully have exposure in small and mid cap, तो इंक्रीमेंटल पैसा दे कैन इन्वेस्ट इन सम लार्ज कैप ओरिएंटेड स्ट्रेटजीज, बिकॉज थोड़ा वहां पे अपने को लगता है। अब देखो वहां पे भी स्मॉल कैप में भी देयर आर गुड कंपनी जो अभी भी अंडर वैल्यूड है, बट बल्क ऑफ द कंपनीज इन माइक्रो कैप स्पेसिफिकली आर ट्रेडिंग स्लाइटली अहेड ऑफ देयर वैल्यूएशन। सो मैं सजेस्ट करूंगा, somebody is over invested in small and mid cap, incremental money should go to large cap. Thank you. Thank you.
Okay, I can't see any further questions. If you have any other questions, sir, please unmute your line or put in the chat box. Otherwise, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने मोटा-मोटा सारे क्वेश्चन आंसर कर दिए हैं. कोई मिस हो गया तो आप रीपोस्ट कर सकते हैं. So, Faraz, Kashish, Aditya, I don't think there are further questions. So over to you. Yeah, so I think, guys, if you have any other questions, you can just send it to me. I'll send it across to Manoj and we can have the answer from him via mail. So if not any more questions, I think we can end this session here. So thank you so much, Manoj, for this insightful session. It was really great. From a personal point of view, I can say that I learned a lot of things today and I hope everybody did. So thank you for that. And thank you everyone for attending. Aditya or Faraz, if you want to add anything. Yeah, just to extend my thank you to Manoj. Thank you so much, and Aditya and Kashish, to you also for arranging such beautiful session. And I hope our partners attend these sessions in large numbers and take the maximum benefit of it. Yep. Thank you, Manoj. Thank you very much. Thank you so much, Centricity team also. Thank you. Bye-bye. Thank you all.